Yes. So today we just know about the syllabus. Okay, it's a advanced financial accounts, and we just know about the syllabus, what content are there, what we learn in advanced financial management, you know. So first of all, congratulate to all entered in MBA third semester, and let me share my screen. So we'll just have you seen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So tell me, what is financial management? Anyone? You have learned some managerial accounts in first sem, second sem, you have learned some accounts. So advanced financial management means what? What we learn here? Financial management, you know? Okay, no issue. So we learn lot of things like investments, okay, then cash flow, fund flow, some financial statements. Okay, when you are in MBA first sem, that time you learn some managerial accounts, which already you have learned in your BCom, BBA and all. Okay, so here we learn some cash flows, how to make cash flows, fund flow, on what basis, what data we require to prepare cash flow and fund flow. Okay, then different companies are there, you know, like that. Keep corporate is different, personal is different. So every companies are prepare their accounts in different manner. Okay, so here we have seen some different accounts, like first unit. Okay, in advanced financial management we learn some first unit is like that, financial planning and shareholder value. Okay, how to plan, फाइनेंशियली प्लानिंग कैसा होना चाहिए, विदाउट प्लानिंग हम कुछ नहीं कर सकते, है ना. अगर आप प्लानिंग से करोगे, इफ यू आर गोइंग थ्रू प्लान, सो यू डेफिनेटली get a good results. Okay, so financial planning is most important. Okay, so here what we have seen, here we have seen some overview of financial planning. Okay, overview means how we start planning. First we need to study. Okay, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है ना, या कुछ नया अकाउंट्स ओपन करना है, तो व्हाट वी डू, वी जस्ट मेक अ प्लान और वी जस्ट स्टडी और सम रिसर्च. ओके, कि हमें क्या करना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि क्या है एक्चुअली, देखते हैं उसको, फिर हम उसके बारे में व्हाट वी डू जानने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, है ना. फिर अगर हम अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं तो वो प्रोसेस के थ्रू जाते हैं. अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हम लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं कि कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है, लाइक म्यूचुअल फंड्स. अब म्यूचुअल फंड्स में भी लॉट ऑफ क्राइटेरियाज है, राइट. सो वो क्राइटेरिया का हम देखते हैं कि अगर हम इसमें आते हैं कि नहीं. फिर उसमें एज फैक्टर्स होता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. सो फर्स्ट व्हेनेवर यू
invest wherever, before that you need to planning. First you need to overview all these things and then you invest or make a planning to do it. Second is long term and short term sources of finance. Definitely ये तो हमें डिसाइड करना होता है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस करना है, शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस करना है, फिर उसमें क्या कैसे प्रॉब्लम्स होंगे, अगर शेयर होल्डर कंपनीज है तो उनका कैश फ्लो फंड फ्लो कैसा होगा, है ना, अगर सिंपल फर्म है, कॉर्पोरेट है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, बैंक्स है, तो उनका कैसा होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स तो सेम ही रहेंगे, फॉर्मेट सेम है, बट कहीं इसके फॉर्मेट भी थोड़े बहुत आगे पीछे है, बट जो बेसिक है वो सेम है। तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा, है ना, प्लानिंग। अभी आजकल तो नए नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं। अगर आप कंपनीज में कोई अगर काम करता है, जैसे एसएपी में, एक्सेल में जो लोग काम करते हैं उनको पता है कि जो भी आप डाटा फिट करते हो, अगर वो डाटा सही है आपका, है ना, अगर आपने सही फिट किया है तो यू गेट अ इमीडिएट रिजल्ट। इवन मंथली बैलेंस शीट यू हैव सीन, बट डिपेंड ऑन कि आप अपना डाटा जो भी है, जो भी एंट्रीज है, वो रेगुलर बेस पे कर रहे हैं कि नहीं। सो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लॉट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स भी होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म्स के लिए। तो इसमें बहुत सारे सोर्सेस है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। फाइनेंस में बहुत सारे जो लोग हैं इंटरेस्टेड होते हैं, बट उनको क्या होता है एक्चुअल फाइनेंस में, कितनी सारी वेराइटीज है, हम फाइनेंस में क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सब अगर आप सिलेबस वाइज जाते हैं, बहुत सारे कोर्सेस है, अगर आप इंडिविजुअली करना चाहते हैं, ये तो ठीक है, आपका एमबीए है, आप ये प्लेन एमबीए चलने दीजिए, लेकिन साथ साथ नए कोर्सेज कीजिए, फिनटेक करिए। फिनटेक क्या है, फिनटेक एडवांस टेक्नोलॉजी का जो है कोर्स है, तो उसे सीखिए। एडवांस फाइनेंस, फाइनेंस में आपका एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट है जो रिलेटेड है फाइनेंस से, ठीक है। देन टैक्सेशन तो है ही है, टैक्सेशन के बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो पे करना ही है और रिटर्न तो फाइल करना है, वो तो मस्ट है, सबको सीखना ही चाहिए टैक्सेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है, एनपीटीएल पे है, स्वयं पे है, आपका एडेक्स पे है, कोर्स वॉल पे है, बहुत सारे हैं। तो आप पर्सनली और फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे, बट आपको इनिशिएटिव लेना है। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं फाइनेंस में और रियली आपको फाइनेंस में वर्क करना है, तो यू शुड अपडेट योर नॉलेज रिगार्डिंग द फाइनेंस। इफ यू डोंट हैव नॉलेज, आप जस्ट एमबीए की डिग्री के लिए अगर पढ़ रहे हो कि नहीं मैंने फाइनेंस में किया है, और आपको पता ही नहीं कि क्या होता है एक्चुअल फाइनेंस। अगर लॉट ऑफ टाइम इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं, जब आप फाइनेंस या अकाउंट्स के लिए या मैनेजरियल अकाउंट्स के लिए जॉब के लिए जाते हैं, तो दे आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज कैश फ्लो, ओके, एमआईएस क्या होता है, बजट क्या होता है, देन फंड फ्लो क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टैक्सेशन क्या है, जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी, सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क यू। कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, सो यू नीड टू प्रिपेयर। और अगर इसके लिए आपको प्रिपेयर करना है तो डेफिनेटली यू शुड join new other courses, lot of courses are there, okay। so cash flow statement, cash and what is the importance of cash flow, क्यों बनाना चाहिए कैश फ्लो, ये भी जरूरी है। अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको रियली में फाइनेंस से अटैचमेंट है, तो आप अपने ही बारे में लिखना चालू करिए। एक एक्सेल बना लीजिए, एक्सेल तो मस्त है। एक्सेल में आपका जो भी बेसिक खर्चा होता है डेली बेसिस का, जिसे हम बजट कहते हैं, तो आप अभी से बनाना चालू कर दीजिए। अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो अभी से आप अपना मेंटेन करना शुरू कीजिए कि मंथली आपको इतना सैलरी मिलता है और उसमें से आपका कितना खर्चा होता है, उसमें से कितना इन्वेस्टमेंट में जाता है, कितना बचता है। तो डेली मंथली बेसिस पे मंथली बजट आपको दिया जाएगा फॉर्मेट। तो ये क्या होगा, अगर आपको अभी से आप ये सारी चीजें कर रहे हो, सो आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर आपको पता चलेगा कि आपने कितना कमाया है, कितना खर्चा किया और कितना इन्वेस्ट। क्योंकि अभी आपको पता है कि स्टार्टअप और इसमें बिजनेस में सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग लोन भी ले रहे हैं, बट अगर आपका शुरू से इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो इन जब आप 40 45 50 के हो जाएंगे, तो आपको इन सारी चीजों को, मतलब पैसे की ज्यादा ये नहीं होगी। अगर आपका आज से ही आपने अगर प्लानिंग किया है ना, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो दिक्कत नहीं जाएगी। तो ये सारी चीजें
करते रहना चाहिए, मतलब खुद का तो बनाना चाहिए, बजट हो गया, कैश फ्लो हो गया, और ये सारी जो हैबिट्स है ना, ये इन फ्यूचर बहुत बहुत काम आती है। मतलब सबके घर में होता है कि नहीं पता है, बट मेरी फैमिली में मेरे पापा और मेरी मम्मा जो है वो सारी चीजें लिख के रखती है एवरी टाइम्स, और फिर एंड ऑफ द ईयर में वो सब कैलकुलेशंस करके जो भी इन्वेस्ट, मतलब जो भी बच जाता है तो उसे और कई जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है, आपने भी ये चीज करनी चाहिए। हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे जब हम उसमें आएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे शेयर होल्डर वेल्थ एंड मैनेजरियल बिहेवियर। जब हम कंपनी में काम करते हैं, कंपनी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि यस यू शुड डू दिस वे, दैट वे, ऑल एंड ऑल। अभी तो बहुत सारी एमएनसी आ गई है, उनको बहुत सारे द वे ऑफ वर्किंग जो है वो पूरा कल्चर जो है वो पूरा चेंज हो गया है। अभी नए नए फॉर्मेट्स आए हैं, जैसे अगर आप अमेरिकन एनएमसी में काम करते हो तो उनका जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, वो डिफरेंट है, रशियन का अलग है, लेकिन जो बेस है वो सेम ही है। ठीक है। तो जो लोग वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, डिपेंड ऑन देम की, लेकिन जब हम उसे ओपन करते हैं, बैलेंस शीट ओपन करते हैं, तो फॉर्मेट वही रहता है। कोई वर्टिकल में बनाता है, कोई हॉरिजॉन्टल बनाता है, हेड्स कुछ चेंज हो गए। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हो तो उसके हेड डिफरेंस हो गए, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनीज में कर रहे हो तो उसके हेड डिफरेंस, तो उस हिसाब से सारे होते हैं। देन उसमें हमें देखना है कि बिहेवियर कैसा होता है, कि जब आप एज अ मैनेजरियल लेवल पे काम करते हैं तो वहां पे आप अकाउंट्स में, फाइनेंस में है, तो आपका बिहेवियर मीन्स आपका जो रोल है, वहां पे आप रोल कैसा प्ले कर रहे हो, उस पोजीशन पे आप सारी रिपोर्ट्स टाइम पे दे रहे हो, सारे रिपोर्ट्स बना रहे हो, सारे चेक कर रहे हो, फिगर टू फिगर करेक्शन। ये बहुत जरूरी होता है कि आप जो भी ये कर रहे हो, फिगर्स दे रहे हो या अपडेट कर रहे हो या आप एंट्री कर रहे हो, तो वो फिगर जो है वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। सो यू शुड चेक साइमल्टेनियसली, क्रॉस चेक एंड ऑल। ओके। ग्रोथ एंड वैल्यू। ग्रोथ एंड वैल्यू मीन्स व्हाट, कि हमें ऑलवेज सोचना है कि जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। अगर आप शेयर मार्केट में देखते हैं तो हम देखते हैं कि डे बाय डे चेंजेस होते रहते हैं, डे बाय डे मार्केट अप एंड डाउन होता रहता है। उसके बाद हम देखेंगे उसकी कंसेप्ट क्या है, वैल्यू क्या है, बेस्ड क्या है उसका एक्चुअल में। ठीक है, ये सारी चीजें हम फाइनेंशियल प्लानिंग एंड शेयर होल्डर्स वैल्यूज में देखेंगे। मैनेजमेंट क्या है, इकोनॉमिक क्या है एक्चुअली। ठीक है। देन हमें ये भी देखना है वैल्यू एडेड ईवीए। ठीक है। तो ये भी हमें कैलकुलेट करना है। अलग अलग फॉर्मेट है, इकोनॉमिक वैल्यू ऑर्डर जिसे हम बोलते हैं, या वैल्यू एडेड अमाउंट जिसे हम बोलते हैं। इसके भी हमें सारे कंपोनेंट्स देखते हैं, हाउ वी कैलकुलेट ईवीए, हाउ वी कैलकुलेट रेशोज भी है उसमें, वो भी हमें कैलकुलेट करना है। आप ये सारी चीजें ध्यान में रखिए कि हमें एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या करना है। ये आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स है ना। सेकेंड यूनिट जो हम देखने वाले हैं, तो सेकेंड यूनिट में हम देखेंगे कि, एक सेकेंड ना, हाँ, तो सेकेंड यूनिट में हम इन्वेस्ट सॉरी कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फर्म वैल्यू। कैपिटल क्या होता है ना, कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों है, फर्म क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हम यूनिट 2 में देखेंगे। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर्स। आपने कैपिटल, वर्किंग कैपिटल तो आपने किया ही होगा ना, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में किया है कि नहीं। यू नो अबाउट वर्किंग कैपिटल, व्हाट इट इज। कम ऑन फाइनेंस Yes, ma'am. स्टूडेंट्स, हाँ कम ऑन, लेट्स स्पीक ना। क्या होता है वर्किंग कैपिटल।
लेट डिस्कस। अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे तो मैं आगे कैसे, क्योंकि बहुत वास्ट है ये सब्जेक्ट और बहुत हमको ये मतलब बड़ा है, तो अगर आप इंटरेक्ट करेंगे तो जल्दी सिलेबस खत्म हो पाएगा। अगर आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो फिर मैं तो बस बड़बड़ बड़बड़ पढ़ा के ये छोड़ूंगी। Yes, ma'am. Hello, ma'am. व्हाट इज दिस, बताओ, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, व्हाई वी पुट Working इट? capital. यस Hello. यस Ma'am, ये I can put ऑडिएबल। capital, a necessary fund or an amount which is required to run a capital or an organization. हम्म, This one is working capital. यस ओके, एनीवन? Working capital is also known as an net working capital, and current assets minus current liability is equal to Yes, working correct. capital. Yes, correct. So current assets and current liability. Okay, first we have decided what it is, current asset and current liabilities, and after all we'll get the working capital, what it is. Okay, very good, nice. So second unit, we just learn about the structure. Okay, assumptions, definitions, net income approaches, some ratios are there. Net operating income, what it is, how to calculate net operating incomes, and ट्रेडिशनल, इसमें आपको मॉडल्स भी पढ़ाएंगे। मॉडल्स में कैलकुलेशंस मींस, मॉडल्स मींस मॉर्निंगलानी एंड मिलर पोजीशंस, इनके जो मॉडल्स है, हाउ दे वी कैलकुलेट टू यूज दिस मॉडल्स। ओके, हर एक का अलग अलग है। एंड टैक्सेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या रेशो आता है, क्यों ये किया जाता है, ये भी हम इसमें देखेंगे। फिर ट्रेड ऑफ एंड सिंगलिंग थ्योरी, थ्योरेटिकल भी है, पीबीआईटी। ओके, प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, हाउ वी कैलकुलेट, देन ईपीएस एनालिसिस, आरओआई, ROE analysis. What is ROI? Come on, what is ROI and ROE? Just tell me the full form of rate of interest and, come on, Return on rate of equity. interest. Yes. Return on equity. Okay, yes, equity, yes, rate of equity. देन रेशियो ऑफ इक्विटी भी बोल सकते हैं। देन लिवरेज रेशियोज, लिवरेज में बहुत सारे रेशियोज है जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। हाउ वी कैलकुलेट द लिवरेज रेशियो, सबके फॉर्मेट्स है और हम कैलकुलेट करेंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें करने हैं, सो ट्राई कि आपको बहुत मतलब एक्टिव रहना पड़ेगा। गॉट इट? अगर आप ऐसे ये रहेंगे तो बहुत ही होगा। फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करिए प्रॉब्लम्स को। ओके, देन गाइडलाइन फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर एंड प्लानिंग, प्लानिंग क्या है, गाइडलाइंस क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर्स की, ये भी हम यूनिट 2 में देखेंगे। देन यूनिट 3, यूनिट 3 में हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, Yes, ma'am. this is most important part, how we take a decision when we invest. So actual meaning, what is investment and process, then risk कैसे लेनी चाहिए हमें, है ना। इन्वेस्टमेंट में अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी कैसे रिस्क लेती है, कैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जब बनते हैं या बनाने होते हैं तो कैसे रिस्क लेती है। देन कैपिटल बजटिंग, हर प्रोजेक्ट का एक बजट होता है ना। जैसे अगर 3 लाख का प्रोजेक्ट मिल गया फॉर एग्जांपल, तो वो 3 लाख में हमें कैसे कैसे एक्सपेंसेस और क्या क्या चाहिए वो सब ऐड करके फिर हमें वो बजट बना के फिर वो उसमें काम चालू करना होता है। वो भी हम देखेंगे इसमें। कैपिटल रेशनिंग एंड प्रोजेक्ट सिलेक्शन, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पे 10-12 या उससे भी ज्यादा प्रोजेक्ट हो, तो हर एक प्रोजेक्ट का हर एक अमाउंट होता है। तो हमें वो कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमने टारगेट फिक्स किया होता है ना प्रोजेक्ट कंप्लीशन का, तो वो उस
इसमें नहीं होता। अगर जैसे मुझे 5 लाख का प्रोजेक्ट दिया है और मुझे बोला है कि ये 2 साल में ही कंप्लीट करना है, बट ड्यू टू सम मैन पावर इशू, सम एक्सपेंसेस इशू, या कोई भी ऐसे कुछ हो सकता है कि जिससे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता ऑन टाइम पे, और पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं, तो वो फिर लॉस में जाता है। लेकिन उसे कंप्लीट तो करना ही होता है, आपको उसे सारे रिपोर्ट्स बनाने होते हैं कि आज ये काम कंप्लीट कर लिया, इसका इतना एक्सपेंसेस आया है, और ठीक है बजट में है नहीं है, तो वो सारे अप्रूवल्स, अपने सारे रिपोर्ट्स आपको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे आपको सबमिट करना होता है। तो उससे वो पता चलता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो टाइम में कंप्लीट हुआ है, और जो भी आपका टारगेट था उसमें फुलफिल हुआ है। अगर आपका वो हुआ है तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं जो लॉस में जाते हैं, क्योंकि कई बार मशीनरीज का प्रॉब्लम हो जाता है, मैन पावर का, वेजेस का प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लेकिन आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजीज है, बट समटाइम्स जो भी बजट हम डिसाइड करते हैं, है ना, वो बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट जो है वो ऑन टाइम पे और जो भी अमाउंट्स दिया हुआ है उसी में फुलफिल हो जाता है या कंप्लीट हो जाता है। देन हम लोग देखेंगे कि इन्फ्लेशन एंड कैपिटल बजटिंग। इन्फ्लेशन कैसा होता है कैपिटल बजटिंग में, बढ़ता है, कम होता है। कैपिटल बजटिंग प्रैक्टिस इन इंडियन कंपनीज। इंडियन कंपनीज में कैपिटल बजट कैसे प्रिपेयर किया जाता है और उस पर कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है यूनिट 3 में हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में ये पार्ट्स लर्न करने वाले हैं। देन यूनिट 4, यूनिट 4 फिर से आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आ गया, जो आपने बताया करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, हर एक की लेवल है। रेशियो एनालिसिस में आपने देखा है कि बहुत सारे रेशियोज है, लिक्विडिटी रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो, डेटर्स रेशियो, करंट क्रेडिटर्स, करंट एसेट रेशियो, ऑल रेशियो। जिनके भी रेशियोज अच्छे हैं ना, वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होता है, रेशियो एनालिसिस में एक्सपर्ट होता है, बट दे नीड टू नो हाउ वी कैलकुलेट। ये जब भी आप कहीं अच्छी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है, तो सेकंड राउंड आपको पूरे रेशियोज पूछे जाते हैं। मतलब ये सारी आपको पता होना चाहिए, बैंक्स क्या है, फंड्स क्या है, क्या है, कैश फ्लो वगैरह, ऑल एंड ऑल। देन वर्किंग कैपिटल फाइनेंस बाय बैंक। बैंक में किस तरह से वर्किंग कैपिटल का फाइनेंस किया जाता है, कैसे कैलकुलेशंस होते हैं, कैश एंड लिक्विडिटी क्या है। देन मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट, है ना, कैश मैनेजमेंट जब हम कैश फ्लो प्रिपेयर करेंगे तो हम लोग वही देखेंगे। मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केट में बहुत सारी सिक्योरिटीज है, ठीक है ना, तो उस सिक्योरिटीज को परचेस करने के लिए या सेल्स करने के लिए हमें क्या क्या, किस तरह से ट्रांजैक्शंस करने हैं, कैश को कैसे यूज करना है, कितने लेवल में यूज करना है, उसकी लिमिट्स होती है ना। देन कैश मैनेजमेंट मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं कैश मैनेजमेंट में, किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है मॉडल्स। देन स्ट्रेटेजीज फॉर मैनेजिंग सरप्लस फंड्स। which strategies, which planning all companies use to managing their cash fund, surplus fund. आफ्टर दैट क्रेडिट मैनेजमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड क्रेडिट, क्रेडिट पॉलिसीज, बहुत सारी पॉलिसीज है ना, हर हर कंपनी की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज होती है अकाउंट्स में, कैश में, तो वो सारी पॉलिसीज हमें देखनी है। थ्योरेटिकल है ये। कंट्रोल एंड कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल्स क्या होता है, रोल ऑफ फंक्शनिंग इन रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। अगर आप एसएपी में काम करते हो तो उसमें APAR होता है, अकाउंट पेएबल एंड अकाउंट रिसीवेबल, है ना, तो बोथ आर डिफरेंट। तो उसका भी आपको डाटा जो है वो मेंटेन करना होता है। अकाउंट्स पेएबल में पूरे पेमेंट्स किस किस को आपने किए हैं उसका रिपोर्ट जनरेट होता है, अगर आप SIP में, सॉरी SAP में काम करते हो, SAP में काम करते हो। रिसीवेबल्स में कहाँ कहाँ से पैसा आया, तो आपको जो रिपोर्ट्स है वो इजीली मिलती है, कैलकुलेट होती है, वो सब हम देखेंगे जब हम यूनिट 4 पढ़ेंगे। मैक्सिमम तो थ्योरेटिकल है इसमें।
और यूनिट 5 जो है, एक्सक्यूज मी, यूनिट 5 जो है वो है डिविडेंड पॉलिसी, फर्म वैल्यू। तो डिविडेंड पॉलिसी, जो भी शेयर होल्डर्स कंपनीज होती है बड़ी बड़ी, है ना, तो वो लोग क्या करती है, जिनके भी शेयर्स होते हैं उन लोग को क्या करती है, डिविडेंड देती है, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे। अगर इस साल नहीं दे पाए तो नेक्स्ट ईयर में वो लोग क्या करते हैं, डिविडेंड्स इशू करते हैं। उनकी पॉलिसीज होती है। तो वो पॉलिसी क्या होती है, कैसे होती है, इंश्योरेंस कंपनी में ज्यादातर ये फॉलो होता है, शेयर कंपनीज में ये ज्यादातर फॉलो होता है, ठीक है। तो वाई फर्म्स पे डिविडेंड्स, डिविडेंड्स क्यों देती है कंपनी, ये हम देखेंगे थियोरेटिकल में। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट टू इशू डिविडेंड्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिविडेंड पॉलिसीज, डिविडेंड पॉलिसीज क्या है ना, उसके क्या फैक्टर्स है, क्या इम्पैक्ट होता है पॉलिसी पे अगर वो चेंज हो जाती है तो वो सब है। लीगल एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है इसमें, ठीक है। लीगल एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, एथिक्स, बिजनेस के जो भी है। बोनस शेयर्स एंड स्टॉक स्पिल्स, शेयर होल्डर कंपनीज में बोनस शेयर्स इशू करते हैं, उसका स्टॉक्स होता है, वो कैसे वन बाय वन निकाला जाता है। अभी तो शेयर होल्डिंग कंपनीज में बहुत सारे शेयर्स डे बाय डे आ रहे हैं, कुछ बंद हो गए हैं, कुछ लॉस में चले गए हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ना शेयर्स में, बहुत ही सोच समझ के, मतलब जो एक्सपर्ट्स होते हैं, आजकल तो बहुत सारे कोर्सेज और ये सब आ गए हैं, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, और इन पैंडेमिक में बहुत लोगों ने इन्वेस्ट करके बहुत कमाया भी है और किसी ने गवाया भी है। तो वो डिपेंड, नॉलेज इज मस्ट। अगर आपको नॉलेज है शेयर्स में तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अच्छे कंपनी के ही शेयर लेना परचेस करते हैं, कोई भी नए कंपनी में सॉरी इन्वेस्ट करना ये नहीं समझता। तो जो अच्छी कंपनी जैसे बैंकिंग के है, टाटा के शेयर्स है, अच्छी कंपनी के शेयर्स इन्वेस्ट करना। और म्यूचुअल फंड्स में भी अभी बहुत सारे आ गए। तो एसबीआई बैंकिंग के जो इतने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं और मंथली इनकम आपका अच्छा है, तो अभी से आप म्यूचुअल फंड्स लेना चालू कर दीजिए। इंश्योरेंस सबका होना चाहिए, इंश्योरेंस तो मस्ट है। सबसे पहले तो आप इंश्योरेंस पॉलिसीज निकाल लीजिए अपना खुद का, दैट इज बेटर। सो शेयर बायबैक एंड वैल्यूएशन, शेयर बायबैक ये आपने बीकॉम में बेसिक लेवल में पढ़ा है, उसका कैलकुलेशंस क्या होता है, कैसे निकाला जाता है कंपनी का शेयर्स, और उसके रिटर्न्स कैसे आते हैं, सब फॉर्मूलेज हैं। डिविडेंड पॉलिसीज इन प्रैक्टिस, डिविडेंड मॉडल्स है, वॉल्टर का मॉडल है, ये हम देखेंगे, गॉर्डन का मॉडल है, मोडिग्लानी का मॉडल है, मिलर का हाइपोथेसिस है उसमें कि उसने क्यों ये मॉडल यूज किया था और उसको रिजल्ट्स कैसे मिले उसके, ठीक है। तो ये सारे मॉडल्स जो है वो हम देखने वाले हैं। अभी हम लोग ये मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो जो ये सिलेबस है इसका, है ना, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये जो सिलेबस है, इसमें हमें मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम क्या देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ओके। हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से, या फिर जैसे भी ये होता है, तो हम लोग सबसे पहला फाइनेंशियल यूनिट 1 ही देखेंगे, जो बहुत इजी है और हम लोग को सीखने में भी मजा आएगा आप लोगों को। तो एकदम सिंपल वे से हम स्टार्ट करेंगे, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, उसके इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, एक्चुअल उसकी कंसेप्ट क्या है वो भी देखेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के किस तरह से कैश फ्लो बनाए जाते हैं उसका क्या है वो हम सब देखेंगे। और इसमें आपको जो है 60% का न्यूमेरिकल पूछते हैं 60% में, और न्यूमेरिकल में आपको कैश फ्लो, फंड फ्लो, वर्किंग कैपिटल एंड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ये पूछेंगे, ठीक है। डिविडेंड वगैरह, हाँ डिविडेंड का भी कैलकुलेशन है, और मॉडल्स पूछेंगे आपको गॉर्डन का और मिंडिंगलानी का।
ठीक है, उसके हाइपोथेसिस थ्योरेटिकल में आएंगे, तो हम लोग कल से कैश फ्लो और ये स्टार्ट कर देंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर, इकोनॉमिक एडेड वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, इसका आरओआई कैसे करते हैं, आरओई कैसे एनालिसिस करते हैं, ये भी हमें देखना है। इसके पहले आपने पीबीआईटी बनाया होगा ना, कॉस्ट मैनेजमेंट में, मैनेजरियल अकाउंटिंग में। हेलो, पीबीआईटी निकाला है किसी ने इसके पहले? हेलो, एम आई ऑडिएबल? यस मैम। यस मैम। पीबीआईटी निकाला है ना आपने? हाँ, ग्रेजुएशन में निकाला था बीबीए में। यस यस, तो आपको पता ही है, मतलब तो हाँ इजी वे से सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करेंगे, है ना। और लिवरेज रेशो के बारे में, लिवरेज रेशो कैलकुलेट किया है, कॉस्टिंग में ही है। यस मैम, लिवरेज रेशो Yes, ma'am. यस, मतलब हमारा जो ये सिलेबस है ना, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये कॉस्टिंग प्लस अकाउंटिंग का बेस है ना। मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर आप काम करते हैं, बड़ी कंपनी में, एमएनसी में काम करते हैं, तो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना चाहिए आपको, मॉडल्स आने चाहिए आपको, है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वो कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है वर्किंग का, वो क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसका पूरा साइकिल कैसे बनता है, क्या क्या क्वालिटीज उसमें, क्वांटिटीज लगती है, फिर वो मार्केट में सेल कैसे होता है, यहाँ से लेकर के पूरा अकाउंटिंग जो है, मतलब कॉस्टिंग डिसाइड होता है जब वो प्रोडक्ट बनता है तब, और फिर बनने के बाद वो फाइनेंशियली कैसे सेल होता है ना, कैसे उसका ग्रो होता है, मार्केट में उसका डिमांड क्या है, कैसे सेल परचेस होता है ना, किसे प्रॉफिट होता है, ये सारी चीजों का कैलकुलेशन, मतलब एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये जो सब्जेक्ट है, इसमें आपका बजट आ गया, इसके इसमें आपको पीबीआईटी निकालना होगा बजट बना के, फिर बजट बनाने के बाद आपको उसको एनालिसिस, सारे मॉडल्स को यूज करके, फिर उसका फाइनली जो रिजल्ट्स आएगा, है ना, सब इसमें से जाके कि यस द प्रोडक्ट इज मतलब प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, उसका पूरा स्टडी हम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं। जैसे अगर आप कोई भी कंपनी में काम करते हैं और आप सिर्फ अकाउंट्स में परफेक्ट है, डाटा एंट्री में है, तो आपको सिर्फ वही काम दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत कुछ करने की इच्छा है, सीखना है फाइनेंस में, ठीक है, फाइनेंस में अभी हम डिस्कस करेंगे कि आप फाइनेंस में कैसे कैसे ग्रोथ कर सकते हो, क्या क्या मतलब खुद में किस चीज में अपने आप को एक्सपर्ट्स बना सकते हो। तो डाटा एंट्री इज अ डिफरेंट, ठीक है। अगर आपको फाइनेंस में न्यू टेक्नोलॉजी को सीखना है, जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, कैश का हो गया, जो भी नए मॉडल्स बेस पे कैलकुलेशंस होते हैं, है ना, वो सीखना है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को ट्रेन करिए कि नहीं मुझे इसी में जाना है। ठीक है, बहुत सारे लोग रेशियो एनालिसिस में होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंट्स हो गए, तो चार्टर्ड अकाउंट भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंट होता है जिसको सिर्फ असेट्स वैल्यूएशंस का नॉलेज बहुत अच्छा होता है उसका, तो कोई भी असेट्स को देख के उसका वैल्यूएशन करना, उसका कैलकुलेशंस करना, उसकी मतलब डेप्रिसिएशन से लेके उसका सेल एंड बाय से लेके एवरीथिंग, सो वो असेट्स और एसेट वैल्यूअर कहा जाता है। अगर आपको उसमें एक्सपर्ट्स बनना है तो डेफिनेटली आपको असेट वैल्यूएशन और ये सब सीखना होगा, और रेशियो एनालिसिस सीखना होगा, जिससे वो, क्योंकि जब भी हम असेट का कैलकुलेशन करते हैं तो रेशियो वाइज जाते हैं कि ये साल में कितना डिप्रिसिएशन, कितना क्या, वो सब आना चाहिए। अभी अगर आपको और अच्छे से जाना है तो फिनटेक का स्ट्रक्चर सीखिए, और नए एडवांस
जो कोर्सेस है अकाउंट से रिलेटेड है ना, असेट वैल्यूएशन हो गया, देन कैपिटल मॉडल्स है, कैपिटल स्ट्रक्चर में मॉडलिंग आया है अभी नया, मैं आपको बताऊंगी वो, उसमें आप ये करिए। जितनी भी बड़ी बड़ी एनएमसीज आती है, ट्रेनिंग तो वो देते हैं, बट आपके नॉलेज पे डिपेंड है कि आपको कितना आता है। ठीक है, वो हमने पढ़ाई कर ली, बीबीए बीकॉम सब कर लिया, हमें पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, उसके हेड्स क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, कैश फ्लो फंड फ्लो क्या है, ये सब हमें पता है। बट जब हम प्रैक्टिकली कहीं काम करते हैं तो एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो उसे आप सीखने की कोशिश कीजिए। नई कंपनी में जब ट्रेनिंग होता है तो उस ट्रेनिंग में आप, ये तो आपका बेसिक नॉलेज है, बट वो ट्रेनिंग जब देते हैं तो उसमें भी कॉन्सेंट्रेट करके सीखिए कि एग्जैक्ट क्या है। अभी जितनी भी नई कंपनीज आ रही है, तो जो उनका लोन का प्रोसेस है ना, हर एक कंपनी का अलग अलग होता है, तो डिफरेंट है। टैक्स का डिफरेंट है, हमारे इंडिया का अलग है, उनका अलग है। तो ये सारी चीजें आप टैक्स में खुद को एक्सपर्ट बनाइए, सीखिए, लर्न करिए, जीएसटी रिटर्न सारी चीजें अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है, बट यू हैव टू बूस्ट योरसेल्फ। अगर वाकई में आपको एक्सपर्ट बनना है फाइनेंस में, सिर्फ फाइनेंस में जॉब करना है ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जॉब मिल गया और आप कर रहे हैं, लोन का काम कर रहे हैं, अकाउंट्स डिटेल ले रहे हैं लोगों से, उनके डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं और प्रोसेस जो होती है वो कर रहे हैं, तो नॉट फाइन। ओके, सो खुद को बहुत बूस्ट करके हर चीज में एक्सपर्ट बनिए, एटलीस्ट दो तीन इसमें तो आपको एक्सपर्ट बनना होगा अगर आप फाइनेंस में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। सबसे पहले तो टैक्सेशन आना ही है, वो इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, नॉलेज मस्ट है, क्योंकि विदाउट टैक्स आजकल कुछ नहीं होता है, टैक्स लगता ही नहीं। तो सबसे पहला है कि आप अपने आप को टैक्स में एक्सपर्ट करिए। सेकेंड है आपका बेसिक नॉलेज जो है रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, उसको भी आप बहुत स्ट्रांग रखिए। अगर आपको चलते चलते भी किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज फंड फ्लो, व्हाट इज कैश फ्लो, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाई वी प्रिपेयर अकाउंट्स, ये सारे क्वेश्चन जो है ना, बेसिक क्वेश्चंस, वो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का जो अकाउंटिंग है वो टोटल डिफरेंट है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज का डिफरेंट है, इंश्योरेंस कंपनीज का डिफरेंट है, एमएनसीज का डिफरेंट है, ये सारी आने चाहिए। और इन सब के लिए आप एक्सेल में प्रैक्टिस कर सकते हो, तो एडवांस एक्सेल जो है वो मस्ट 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 है, सब आना चाहिए एक्सेल में, फॉर्मूलाज भी, लुकअप, एवरीथिंग। देन रेशो हो गया, देन आरओआई होता है। जैसे अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, शेयर, तो उसका अकाउंटिंग भी टोटल डिफरेंट है, उसके फॉर्मूलेज होते हैं, उसके मॉडल्स होते हैं, वो मॉडल बेस पे कैलकुलेशंस आनी चाहिए। अभी आप 1 साल 2 साल 3 साल अगर आप कहीं पे भी अच्छी तरह से काम कर लेना तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है, तो प्रैक्टिस मस्ट है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने आप को एक्सपर्ट बनाने के लिए उस फील्ड में, तो डेफिनेटली आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बनेंगे। एंड आफ्टर 10 years जब आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस 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 करना, न्यू जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इसे सीखना, नया नया सीखना, ये अगर जिस तरह से आपको आएगा तो डेफिनेटली आफ्टर 10 years आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो जो ओवरऑल हमारा जो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसमें क्या है, बजट है, एमआईएस है, कॉस्ट है, मैनेजमेंट भी पढ़ना है, अकाउंट्स भी पढ़ना है, रेशियोज भी, तो ओवरऑल है, तो आपको सब आना चाहिए। एंड आई होप कि आपने बीकॉम में और ग्रेजुएशन में ये बेसिक चीजें, इवन जिनका 12th भी कॉमर्स में हुआ है तो उन्होंने ये सारी चीजें बेसिक अच्छी रट ली है। थोड़ा बहुत चेंजेस है, यस, अभी ये इसमें आपको मॉडल्स दिए हुए हैं तो वो इजी है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। ओके, आपको पता होना चाहिए कि ये मॉडल मॉर्निंग लाइन का है, ये गॉर्डर का है, ये अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप उस पर वर्क कर सकते हो। और आजकल जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो मॉडल बेस पे काम कर रही है, तो हमें भी वो सीखना है। नए नए एडवांस कोर्स सर्च करते रहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि एमबीए हो गया मतलब हो गया, नहीं, नया नया। और आप जितना एडवांस कोर्स करेंगे और आपके प्रोफाइल में शो करेंगे तो कंपनी डेफिनेटली गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन देयर कंपनीज, या उनका, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदे का ये नॉलेज अच्छा है तो ये इसको हमें ज्यादा ट्रेनिंग दे देना है और ये बंदा यहाँ पे फिट है। तो
अकाउंट्स में नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करिए। अभी तो सभी जगह डिजिटल हो गया है, तो डिजिटल में भी क्या क्या ऑप्शंस है, कहाँ हमें अवेयर रहना है, कौन सी चीज करनी है, ये सारी चीजें बहुत अलर्ट, कॉन्शियस, कॉन्सेंट्रेशन रख के अकाउंट्स। थोड़ी सी भी गलती हो जाती है ना, तो आपको पता है कि बहुत बड़ा लॉस हमारा हो सकता है, कंपनी का हो सकता है। सो ऑलवेज अवेयर जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा सिलेबस था। किसी को कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग दिस सिलेबस, या और भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यस, कम ऑन। आपके एसआईपी हो गए हैं सबके? मुझे किसी का भी एसआईपी अभी तक आया नहीं है फाइनेंस। हेलो, यस मैम। एसआईपी का क्या है आपका पोजीशन, कहाँ तक हो गया है? जिन्होंने फाइनेंस में कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है, किसी का भी अभी तक आया नहीं। और मेरे ख्याल से अभी ये मंथ के एंड में आपको सबके एसआईपी जो है सबमिट करने हैं। कहाँ तक हुए हैं सबके? काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लिए हैं आपने। और हम इसमें आपको प्रेजेंटेशन भी लेंगे। ठीक है, एवरी डे। जब जैसे जैसे हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, तो आपने जितने भी पीपल है आज यहाँ पे, कितना है, 15 16 लोग हैं, तो डेली आपको पीपीटी बना के मुझे प्रेजेंट करना है। 2 2 लोग रोज करेंगे। ओके, क्योंकि ये सब्जेक्ट में जब आप किसी अच्छी कंपनीज में जाते हो, इवन दो इंटरव्यू टाइम, तो आपको प्रेजेंट भी करना आना चाहिए कि आप किस में स्पेशलिस्ट है और आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। सो यू नीड टू प्रेजेंट वेरी वेल। ओके, तो ये भी आपको डे बाय डे करना है, तो इससे आप ही का इम्प्रूवमेंट होगा। तो बताइए, आपका कहाँ तक हुआ है? जयश्री, आपका कहाँ तक हुआ है? चैतन्य, अंकुर, आपका कहाँ तक हुआ है? एसआईपी कब तक दोगे मुझे? एकदम फ्रैंकली, एकदम फ्रेंडली बोलो, क्या है क्या नहीं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं हो रहा है, बताओ। अगर आप बात नहीं करोगे, पता नहीं चलेगा तो कैसे? कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। हाँ, बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत करिए। आपको खुद के एफर्ट्स डालने हैं उसमें कि क्यों आपने वो टॉपिक चूज किया है और कहाँ तक आपका कंप्लीशन हुआ है। यस, एनीवन? किसी का भी नहीं हुआ है मतलब? मैम फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, तो वही तो बताइए ना, कहाँ तक हुआ है मतलब। फर्स्ट यूनिट हो गया है, लिटरेचर रिव्यू हो गया है। यस, लेट डिस्कस ना, अभी है यस हमारे मैम, पास। लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, कंपनी प्रोफाइल, ये सब हो क्या चुके हैं। टॉपिक है आपका क्वेश्चन है अंकुर? मैम। मेरा जो टॉपिक है, आपने अनम्यूट कर दिया। बताइए क्या टॉपिक है आपका? हेलो, हेलो, अंकुर, एम आई ऑडिएबल? हेलो अंकुर, चैतन्य, और किसी का कोई टॉपिक, किसी का कहाँ तक हुआ है, या किसी ने स्टार्ट ही नहीं किया, ऐसे कोई लोग हैं? श्री, बोलो, क्या हो गया? हेलो मैम, सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो बोलिए अंकुर, कहाँ तक हुआ है आपका? हम टॉपिक जो मेरा है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी ऑन स्मॉल स्केल बिजनेसेस इंडस्ट्री। ओके, ओके, तो कहाँ तक हुआ है आपका? क्या क्या किया है उसमें आपने? हम कंपनी प्रोफाइल हो गया है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, लिटरेचर रिव्यू, क्वेश्चन भी हो गया है इसमें। हम्म। और जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जीएसटी के लिए है, वो मैंने उसमें ऐड कर दिया है। मतलब हम्म, 4 to 5 यूनिट हो चुके हैं। ओके, ठीक है। तो आप लोग ना, सब लोग रेडी रहिए, ठीक है? जिन जिन के भी प्रेजेंटेशंस होने वाले हैं इस पे, तो बिफोर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द वैल्यूअर, या जो भी आएगा,
तो उसके पहले हमें प्रेजेंटेशंस लेना है मुझे सबके, ठीक है। तो आप लोग जहां तक भी हुआ है आपका नाम, मुझे एक पीपीटी बताइए कल या परसों। अंकुर जी आप अपना दिखा दीजिए मुझे कि क्या क्या आपने लिया है, ज्यादा नहीं, ओनली 5 to 10 स्लाइड्स, ओके। आपका टॉपिक आएगा, आपका ऑब्जेक्टिव्स आएगा, आपका आपने क्या मेथोडोलॉजी यूज की है, लिटरेचर रिव्यू कहाँ तक हुआ है, उतना भी स्लाइड्स मुझे दिखा दिया और प्रेजेंट कर दिया तो, और आपको उसमें और कुछ सजेशंस चाहिए तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो एवरीवन, सभी को जितने भी है उनको हमारे कोर्स के साथ साथ ये भी करना है, ठीक है, ताकि आपका बॉन्डिंग जो है फाइनेंस का वो अच्छा हो, आप प्रेजेंट अच्छा कर सके और आपको मार्क्स अच्छे मिले। और ये ही सारी चीजें आपको इंटरव्यू में काम आने वाली है, क्योंकि जब आप उनको बोलोगे कि मैंने ये, क्या होगा, आपका प्रिपरेशन होगा। और जिनका भी नहीं हुआ है उन्होंने भी अपना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यस कल मैम। से मैम हम, मैं यस मैम। 6 को प्रेजेंट कर दूंगा। कल प्रेजेंट करेंगे आप? नहीं मैम, 6 को मैम, कल नहीं कर पाऊंगा कल, क्योंकि मैं पुणे शिफ्ट हो रहा हूँ। मेरा ज्वाइनिंग है 6 को इन्फोसिस में, पुणे हिंजेवाड़ी में। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। तो मैं 6 को प्रेजेंट कर दूंगा। हाँ, ओके, नो इशू, नो इशू हमको। एनीवन? चैतन्य? यस मैम। हाँ, क्या चल रहा है आपका, कहाँ तक हुआ आपका प्रोजेक्ट? मेरा ऐसा लिटरेचर रिव्यू बुक चल रहा है अभी, और वो डेटा तो कब तक एनालिसिस पे मैं देंगे बहुत आप सा। मुझे? आप मुझे एक साथ मत दीजिएगा, मैं एक साथ इतना सब कुछ चेक नहीं कर पाऊंगी। आप डेली बेसिस में मुझे थोड़ा थोड़ा दीजिएगा, जैसे आपका आज लिटरेचर रिव्यू हो गया है, 1 2 3 चैप्टर्स हो गए, आप ऐसे दीजिए एक साथ। आप सब लोग मुझे दोगे तो मैं कैसे चेक करूंगी, इतना पढ़ने के लिए मुझे 1 हफ्ता लगेगा। सो डे बाय डे अगर आप देते हैं या वीकली बेसिस पे आप अगर देते हैं तो आपके लिए और मेरे लिए भी इजी होगा, और आपके करेक्शंस करने के लिए भी टाइम मिलेगा। अगर आप एक साथ मुझे देंगे और मैं इतना सारा करेक्शन आपको दूंगी तो आपको तो पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? तो जितना भी यस अभी मैम। हो गया है जिनका जिनका, वो मुझे प्लीज मेल करते जाइए, मेल आईडी है सबके पास, अपना नाम और ये देते जाइए, और मैं वो डेली बेस पे चेक करके आपको बताते जाऊंगी कि आज आपका यहाँ पे ये करेक्शन करना है, वो करेक्शन करना है। और या तो फिर एंड टाइम पे पूरा ही रिजेक्ट हो सकता है आपका, अगर आपने अभी से मेरे साथ ये नहीं किया, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट टॉपिक जो है वो अलग लेते हैं और उसमें मैटर कुछ अलग ही होता है, वो रिजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो बी अवेयर अबाउट इट। डेली बेसिस पे मुझे आप दीजिए जितना जितना हुआ है वो। इवनिंग को मैं आपको मेल कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, जिनका भी हो गया है वो देना ही है, जितना जितना ओके, हुआ है आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं चेक करते रहूंगी। और मैं इवनिंग मुझे भी को देता रिपोर्टिंग हूँ। करना होता है, सर को बताना होता है कि भाई इनका इतना हो गया, उनका इतना हो गया है ना। तो दैट इज गुड फॉर यू। और आप प्रेजेंट भी करते चलिए कि मैडम आज मेरे 2 चैप्टर्स हुए हैं तो मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। कभी भी आप एनी टाइम मुझे बोल दीजिए कि मैम, एक मैसेज डाल दीजिए कि मैम आई वॉन्ट टू प्रेजेंट दिस स्लाइड्स, जितना हुआ है। तो आप, मैं 5 मिनट के लिए आपको कभी भी बोल सकती हूँ, हाँ ठीक है, यू प्रेजेंट योरसेल्फ। अगर कुछ करेक्शंस है तो आपके लिए अच्छा है ना। यही तो, ये तो आपके लिए प्लेटफॉर्म है कि अभी ये सारी चीजें सीखनी है आपको, तो आपको इनिशिएटिव लेना है, मुझे नहीं। मेरा काम ही आपको बूस्ट करना, मोटिवेट करना। बट आप जितना ज्यादा एफर्ट लोगे, जितना ज्यादा एक्टिव रहोगे, जितना ज्यादा इनिशिएटिव लोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि ये अगर आप अभी से करोगे तो बाद में आपको कोई भी कंपनी में या कहीं पे भी जाते हो तो ये सारे करेक्शंस करने की जरूरत नहीं होगी, है ना। सो डेली बेसिस पे मुझे भेजना चालू कर दीजिए, आज से ही डिसाइड कर लीजिए कि बस अभी फटाफट फटाफट देना है, तो आपको भी तकलीफ नहीं होगी। और सजेशंस चाहिए या कुछ आपका पार्ट छूट गया है तो मैं आपको दूंगी, तो वो आपका ऐड हो जाएगा और अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा आपका, है ना। तो ये सब आप साथ में ही करिए, बिल्कुल डोंट बी हेजिटेट, कोई भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। कुछ भी पूछना हो रिगार्डिंग सब्जेक्ट आप कभी भी पूछ सकते हैं, मेल करिए, मैसेज करिए, ठीक है। मैम आपका ईमेल आईडी बता दीजिए। harshali.gomase@matrixpune.com मैंने दिया था शायद आपको ना। ओके मैम। ठीक है, तो आप कल से फिर हम लोग कैश फ्लो स्टार्ट करें, फर्स्ट यूनिट, यस मैम। है ना। सो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, या कुछ भी अगर आपको रिगार्डिंग सिलेबस पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।
कल से हम लोग प्रॉब्लम से ज्यादा स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि थियोरेटिकल तो मैं आपको नोट्स दे दूंगी, वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं और आपको एक एक करने में था, और साथ में आपको SIP भी करना है, तो ये सारी चीजें हम करते हैं। ठीक है, एनीथिंग एल्स? ओके मैम। और कुछ पूछना नो है? मैम। ओके, चलिए फिर। ओके मैम, थैंक यू। ओके, गुड डे। Thank you, ma'am.